नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। राजस्थान की राजनीति हर घंटे बदल रही है और खबर जो ये है कि अब 19 अक्टूबर तक का एक इंतजार है, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते क्योंकि पल पल बदल रही घटनाएं और घटनाक्रम इस बात की ओर संकेत कर रही हैं कि राजस्थान में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या कुछ होने वाला है ये तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के रूप में और उप मुख्यमंत्री के तौर पर जिस तरीके से नूरा कुश्ती करते दिखाई दे रहे हैं, नूरा कुश्ती शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, वो उसके बड़े मायने हैं। लेकिन वास्तव में ये लड़ाई है और नाक की लड़ाई है अशोक गहलोत की, जो देश में सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए उनके सारे रास्ते क्लियर थे क्योंकि हाईकमान की पहली चाहत थी। लेकिन ये क्या हुआ पिछले 24 से 48 घंटे के भीतर कि अब अशोक गहलोत के विकल्प तक पर चर्चा की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत ने जिस तरीके से गुस्ताखी की है और राजस्थान कांग्रेस यूनिट में बड़ी समस्या पैदा करने की कोशिश की है, अपनी ताकत दिखाकर अब हाईकमान उनको बहुत कुछ नसीहत देने वाला है। क्या कुछ देने वाला है ये आप खबरों में सुन रहे हैं, लेकिन हम उससे अलग बात करते हैं क्योंकि अशोक गहलोत जिस अनुभवी और कद्दावर नेता की श्रेणी में आते हैं वो हार नहीं मान सकते और रणनीति और कूटनीति के वो माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, तभी तो उन्हें जादूगर भी कहा जाता है। और जादूगर का काम करते करते राजनीति में जो जादूगरी की और सचिन पायलट के युवा तेवर जिस तरीके से पिछले 1 से 1.5 साल में प्रभावी होते रहे, उसको लगाम कसने की पूरी कवायद और वो काम करने का पूरा जिम्मा अशोक गहलोत ही संभालते रहे। और समय ये आ गया है कि अशोक गहलोत ने कहा है कि वो अध्यक्ष बनना चाहते हैं, लेकिन राजनीति में अगर वो अध्यक्ष बन रहे हैं तो राजस्थान का वही व्यक्ति सीएम होगा जिसे अशोक गहलोत चाहते हैं। जबकि सचिन पायलट को आगे कर युवा नेतृत्व को कमान देकर के कांग्रेस हाईकमान बहुत कुछ संकेत करना चाह रहा है मिशन 2024 को पूरे देश में प्रभावी रूप से शुरू करने के पहले। लेकिन अशोक गहलोत ने इतने कांटे बिछा दिए हैं कि उसको सॉर्ट आउट करने में वहां गए पर्यवेक्षकों से लेकर के कांग्रेस के बड़े रणनीतिकार फिलहाल पसीना पसीना हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या अशोक गहलोत को सबक सिखाया जाएगा? यदि नहीं समझौता किया जाएगा तो फिर वो समझौता और उसकी पूरी रणनीति क्या होगी? वो चार्ट आउट कर लिया गया है क्या सचिन पायलट को एक बार फिर मनाया जाएगा और सचिन पायलट मान जाएंगे? और अगर मान जाएंगे तो क्या वो कांग्रेस का ही दामन पकड़े रहेंगे? क्योंकि ये राजस्थान की राजनीति है। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के पहले जो तूफान एक बार फिर राजस्थान की राजनीति में आई हुई है वो बहुत बड़े खतरे का संकेत दे रही है। क्या कुछ वस्तुस्थिति है, पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। और आज हमारे साथ 2 पत्रकार जो जयपुर से सीधे जुड़ रहे हैं, हम उनसे सवाल करेंगे। हमारे साथ इस समय उमंग जुड़े हुए हैं जो जयपुर से हैं और दूसरे हमारे साथ पुरोहित साहब हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम दोनों से बातचीत करेंगे। पुरोहित साहब, आप मुझे ये बताइए कि ये जितनी बातें हमने की और जो कुछ राजस्थान में चल रहा है, क्या सब अशोक गहलोत के सामने नतमस्तक हो गए हैं क्या? दिवाकर जी, मैं आपकी ही बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूं कि हाथ उसके भी यकीनन हुए होंगे जख्मी जिसने मेरी राहों में कांटे बिछाए होंगे। तो निश्चित रूप से आपने जो बात कही थी कि जो कांटे जो जिस तरह से बिछाए गए हैं, उस कांटों के साथ बिछाने में भी जिन लोगों
की भागीदारी रही होगी, उनके भी हाथों में कहीं न कहीं वो सूल की तरह चुभ रहे होंगे। तभी तो 24 घंटे के बाद में जब मामला आला कमान की कोर्ट तक पहुंचा, दिल्ली तक पहुंचा, तो उनके सुर भी बदल गए। वो जो एमएलए जो एक दिन पहले धारीवाल के यहाँ घर पे बैठ कर के ताल ठोक रहे थे, दूसरे दिन रातों रात ऐसा क्या हुआ कि उनके सुर बदल गए और सब आला कमान के पीछे एक सुर में बोलने लग गए, उसकी लाइन में खड़े हो गए। तो निश्चित रूप से जो राजस्थान की राजनीति आज जो जिस करवट ले रही है, वह कम से कम राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहले कभी ना तो देखा गया ना कभी सुना गया। और जब हम मतभेद से मनभेद की बात करते हैं तो मुझे याद आती है कि जयनारायण व्यास से लेकर के अशोक गहलोत तक राजनीति में मतभेद जरूर रहे हैं इन बिटवीन पार्टी कलीग्स के बीच में, और अदर देन पार्टी आउटसाइड पार्टी भी राजनीतिक मतभेद जरूर रहे, लेकिन मनभेद इस तरह के नहीं रहे जैसा कि पिछले 24-48 घंटे में राजस्थान की राजनीति में दिखाई दे रहा है। लिहाजा कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी जो कहना चाहिए कि खतरे की जो घंटी है वो यह है कि पूरे देश में कांग्रेस का जनाधार क्या राजस्थान में आते आते एकदम पूरी तरह से बिखर जाएगा, जैसा कि ऐसा अमूमन राजस्थान की राजनीति में माना जाता है कि हर 5 साल बाद यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होता है, बीजेपी कांग्रेस और कांग्रेस से बीजेपी। लेकिन इस बार पिछले 6 महीने से लगातार अशोक गहलोत इस बात को लेकर के आगे बढ़ रहे थे कि 23 को रिपीट करना है। 23 को रिपीट करने के लिए जो उनको काम करने चाहिए थे वो लगातार धीरे धीरे कर रहे थे, और एक उम्मीद भरी कांग्रेस कार्यकर्ता भी आशा से देख रहे थे कि कहीं 23 में फिर जो इनका एक मिथक होता है 5 साल बदलाव का, वह कहीं टूटेगा और फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन यह जो घटना हुई है, इस घटना ने निश्चित रूप से न केवल राजस्थान की राजनीति को प्रभावित किया, वरन आला कमान तक एक सीधा संदेश गया कि वो क्षेत्रीय सतह पर जो कभी आला कमान की जी हजूरी में खड़े रहते थे, वो लोग आज आंख दिखाने के लिए सामने तैयार है। लिहाजा परिस्थितियां बहुत बदली है। इसमें अशोक गहलोत की जो भूमिका है उसके ऊपर भी सवालिया निशान जो लग रहे हैं, वह बिल्कुल ही एक अलग तरह की जो है राजनीति यहाँ दिखाई दे रही है। आने वाले दिन किस तरह से करवट लेंगे यह तो वक्त बताएगा। रमेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, फिर मैं आपसे अगला सवाल करूं। हमारे साथ युवा पत्रकार उमंग भी हैं। उमंग, जो बात अभी रमेश पुरोहित जी ने कही उस बात को मैं आगे बढ़ाता हूं कि अशोक गहलोत ने अपनी ताकत दिखा दी, और अगर ताकत दिखाई है तो क्या अशोक गहलोत ये भी प्रयास कर रहे हैं कि हाईकमान उनके सामने जो आला कमान के उस आदेश को ना मान रहे हैं और ना आगे संभावना बन रही है कि वो मानेंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि गहलोत साहब बार बार हर बार भले G23 के नेताओं की बगावत हो या फिर 2020 में सचिन पायलट की मानेसर वाली बगावत हो, हर बार उन्होंने यही कहा था कि हम आला कमान के सच्चे सिपाही हैं, कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और आला कमान का हर आदेश हमें मानना होगा, हर किसी को मानना होगा। फिर आज ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आप उसी आला कमान के आदेश को सरासर दरकिनार कर रहे हैं और सिर्फ अपनी कुर्सी की लालसा लेकर बैठे हैं। और इस
सबसे मजबूत उदाहरण आप ये देखिए कि अगर गहलोत साहब राष्ट्रीय नेतृत्व स्वीकार करते हैं तो आला कमान का जो आदेश था, भले ही आला कमान ने स्पष्ट आवाज में सचिन पायलट का नाम नहीं लिया हो, लेकिन अगर ऐसी बज गई कि आला कमान ने घोषित कर दिया कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाएंगे, जो कि गहलोत साहब बिल्कुल नहीं चाहते और ना ही गहलोत साहब के समर्थित विधायक चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस के पूरे इतिहास में आज तक अगर देखा जाए तो इतना मुखर विरोध अगर कहीं हुआ है तो वो राजस्थान में ही हुआ है, और कांग्रेस समर्थित सिर्फ 2 ही राज्य इस समय कांग्रेस के पास में बचे हैं। तो ये जो विरोध की परिपाटी इस समय डाली गई है वो ना कांग्रेस के लिए अच्छी है और ना ही गहलोत साहब के लिए अच्छी है। बहुत महत्वपूर्ण बात उमंग आपने कही है। एक युवा पत्रकार ने जिस तरीके से 1998 से लेकर के अब तक राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम पर जहां तक कांग्रेस का संदर्भ और सवाल है उसके बारे में कही, अब हम बात रमेश पुरोहित जी से कहते हैं। ये युवा पत्रकार का दृष्टिकोण है, लेकिन रमेश जी आपका अनुभव क्या कहता है कि अगर गहलोत ने अपनी ताकत दिखाई है, क्योंकि वो इतने हल्के नेता नहीं है, तो वो हाई कमान के ताकत की वस्तुस्थिति को समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने ताकत दिखाना जरूरी समझा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके। और हमेशा अगर भारतीय अगर पूरे एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम को देखा जाए या राजनीतिक जो धरातल का आकलन करें तो जब भी दिल्ली कमजोर हुई है, क्षेत्रीय क्षत्रपों ने, राजा महाराजाओं ने जो है अपने आवाज को बुलंद किया है। यह कोई आज का इतिहास नहीं है, बहुत एक लंबे समय से मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ऐसी रही है कि जब भी दिल्ली कमजोर हुई है तब रीजनल फोर्सेस ने अपनी ताकत का एहसास कराया है। चाहे वह मुगल कालीन पीरियड की बात करें या अंग्रेजों के जमाने की बात करें या फिर इंदिरा गांधी के आजादी के बाद से लगा कर इंदिरा गांधी के कार्यकाल तक की अगर बात करें, हाँ राजीव गांधी के बाद की अगर स्थितियां हैं तो वो काफी बदल गई थी, राजनीतिक जो उसके मायने हैं बदल गए। लेकिन हाँ इंदिरा गांधी के जमाने तक किसी भी जो है रीजनल फोर्सेस के नेताओं की यह हिम्मत नहीं होती थी कि वो आला कमान की तरफ आंख उठा करके ये ऊंची आवाज में बात करें। और जब भी उन लोगों ने इस तरह का कोई प्रयास किया, उनके ऐसे पर कतरे हैं कि वो वापस उड़ नहीं पाए। हाँ रमेश जी, आसमान में। रमेश जी सवाल मेरा यही है कि अगर गहलोत ने अपनी ताकत दिखाई है तो फिर उसके मायने हैं, क्योंकि गहलोत इतने हल्के खिलाड़ी नहीं है, वो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। आपको क्या लग रहा है कि अंततः गहलोत को क्या लग रहा है या उनका क्या आकलन था कि हाईकमान उसी समझौते पर या उसी बिंदु पर पहुंचकर गहलोत का मान सम्मान और उनकी हनक को बरकरार रखेगा? सवाल तो मेरा ये है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं दिवाकर जी कि राजस्थान की राजनीति में नहीं, एंटायर कांग्रेस की पॉलिटिक्स में अशोक गहलोत और इतना बड़ा हो गया है कि वे अगर 2 नंबर के अगर नेता की बात करते हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बाद में, अच्छा राहुल गांधी को भी एक कदम अगर पीछे रखें तो सोनिया गांधी के बाद में अशोक गहलोत वो व्यक्ति है जो कि कांग्रेस में सर्वमान्य नेता के रूप में अपनी एक पहचान रखते हैं। कारण यह है कि इंदिरा गांधी के जमाने से लेकर के आज तक की कांग्रेस के जो इतिहास है या कांग्रेस की राजनीति है वो अशोक गहलोत के बिना अधूरी सी कही जाने लगी है। कारण यह है कि जब कभी भी कांग्रेस में उतार चढ़ाव आया है, जब वो बहुत क्या कहने से उसका जो ऑरा कम हुआ, तब भी अशोक गहलोत ने हर समय पर कहना चाहिए कि उसको उस चीज को रोकने की कोशिश की है। यह चाहे गुजरात का मामला मसला ले लीजिए, महाराष्ट्र का ले लीजिए या कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में जब कभी भी जो है दुखद भरे क्षण है तो अशोक गहलोत मतलब फ्रंट फुट पर आकर के बिल्कुल उस जो है बिल्कुल चीजों को रोकने की कोशिश की है। बिल्कुल रमेश जी मैं यहाँ रोकना चाहूंगा। अशोक गहलोत जो मेरा आकलन कहता है कि इतनी लंबी पारी खेलने के बाद इस स्तर पर अगर आए हैं जो सीधे सीधे अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखा जाएगा, और हाईकमान ने यह प्रदर्शित कर दिया है, तमाम समाचार पत्रों में, न्यूज चैनल्स पर इसकी चर्चा हो रही है। हम उसके आगे की बात कर रहे हैं क्योंकि अशोक गहलोत ने आकलन कर लिया है कि उनका विकल्प अगर ढूंढा जाएगा तो कांग्रेस के G23 का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और G23 में वो लोग हैं जो अशोक गहलोत के समकालीन नेताओं में आते हैं, चाहे आनंद शर्मा
अभी कुछ दिनों पहले गुलाम नबी आजाद भी अगर छोड़ के गए हैं तो वो भी उसी समकालीन दौर के नेताओं में शामिल है। दिग्विजय सिंह का मामला अलग है, कमलनाथ का मामला अलग है, क्योंकि वो उनका जो दायरा है वो अशोक गहलोत से काफी छोटा दिखाई देता है। लिहाजा अशोक गहलोत की जब बात करते हैं, उनके राजनीतिक औरा की बात करते हैं, तो कम से कम 45-50 साल का राजनीतिक अनुभव जो इंदिरा गांधी के जमाने से लेकर के आज तक के जो 10 जनपद के अंदर की एक एक पद चाप जो होता है ना, जो कदम चलने का जो तरीका, उनको ये पता है कि कितने कदम के बाद में क्या होने वाला है। तो इतनी राजनीतिक पकड़ और मजबूती रखने वाले व्यक्ति को इग्नोर करना आला कमान के लिए भी आज तक कभी ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि अशोक गहलोत को साइडलाइन करके रखे। बहुत बड़ी बात। मैं यहाँ रोकने की मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा। यही तो मैं सुनना चाहता था एनालिस्ट के मुंह से। उमंग, आप चूंकि रमेश जी का तो ये अनुभव बोल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि आला कमान, ये कहते हैं कि आला कमान अशोक गहलोत को यूं ही साइडलाइन नहीं कर सकता क्योंकि बहुत झंझावतों में, बहुत मुश्किलों में है। उन परिस्थितियों में अशोक गहलोत के साथ आलाकमान करने क्या जा रहा है और अशोक गहलोत चेक एंड बैलेंस के तहत किस तरह से आलाकमान को भी साध रहे हैं और सचिन पायलट को भी किनारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उमंग दिवाकर जी, इसमें सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जितने भी ये केसेस हुए हैं, भले ही वो पंजाब में हुआ हो या G23 के नेता गुलाम नबी आजाद के द्वारा एक नई पार्टी का ऐलान करना हुआ हो, और तमाम जो लोग, जिन भी लोगों ने कांग्रेस का दामन छोड़ा है, भले ही उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम हो या और भी कई जो कांग्रेसी नेता है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में या अन्य पार्टियों में शामिल हुए हो, लेकिन जब बात अशोक गहलोत की आ जाती है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इस समय कांग्रेस के पास में 2 ही राज्य बते हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। और सबको पता है कि कोई भी पार्टी बिना फंडिंग के नहीं चलती और राजस्थान सबसे ज्यादा फंड देने वाला राज्य है। और क्योंकि मैंडेट अशोक गहलोत के नाम है, सबसे ज्यादा विधायक अशोक गहलोत के नाम है, इस हिसाब से और इस पूरे कैलकुलेशन के हिसाब से हम कह सकते हैं सख्ती तो आलाकमान जरूर करेगा, क्योंकि एक मैसेज आलाकमान जरूर देना चाहेगा कि कोई भी व्यक्ति उठ के, भले ही वो अशोक गहलोत जैसा कद्दावर नेता ही क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति उठ के आलाकमान की नाफरमानी नहीं कर सकता। लेकिन उस लेवल की सख्ती जो पहले के नेताओं के खिलाफ हुई है, उस लेवल की सख्ती यहाँ पर राजस्थान में, क्योंकि 2023 में चुनाव है, राजस्थान में गहलोत साहब और उनके विधायकों के खिलाफ मेरे को होती हुई नहीं दिखती। अगर ऐसा होता है तो सीधी सी बात है, पार्टी टूटेगी और 2023 के चुनाव हो या 2024 के लोकसभा चुनाव हो, राजस्थान में ये नुकसान आलाकमान उठाने की जहमत तो नहीं उठा सकता। बहुत महत्वपूर्ण बात रमेश जी, जहमत नहीं उठा सकता ऐसा कह रहे हैं उमंग, और ये कह रहे हैं कि शक्ति तो दिखाई जाएगी लेकिन बीच का अर्थात मध्यम मार्ग अपनाएगा हाईकमान और गहलोत और पायलट को एक साथ साधेगा। और जितने भी विधायक फिलहाल लंबंद हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ, और 19 के बाद वो गहलोत को कह रहे हैं कि वो त्याग पत्र दें, उसके पहले वो मुख्यमंत्री बने रहें, जबकि पहली शर्त यह थी कि वो त्याग पत्र दे दें और अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर दें। क्या कुछ लग रहा है आपको बीच का रास्ता वो क्या हो सकता है? दिवाकर जी, सही बात है, चेक और बैलेंस भी कांग्रेस की नीति रही है पुरानी। मैं बार बार कह रहा हूं कि इंदिरा गांधी के जमाने तक जो एक आयरन लेडी के रूप में थी और उनका जो कहा हुआ जो वाक्य होता था वह उनके लिए आदेश और सिरोधारी होता था। लेकिन जब दिल्ली कमजोर हुई तो निश्चित रूप से इन लोगों की भी, किसी भी विधायक की इतनी हैसियत उस जमाने में नहीं होती थी कि वो सीधा सीधा ये कह दे कि जो पर्यवेक्षक आए हुए हैं उनसे वो मिलेंगे नहीं और साइड में अपनी जो है अलग से मीटिंग करके, ऐसी हिम्मत कभी हुई नहीं। ये पहली बार ऐसा हुआ है राजस्थान के इतिहास में या कांग्रेस शासित प्रदेशों के इतिहास में, जब विधायकों ने अलग से बैठ करके यह फैसला किया कि वे ऑब्जर्वर से नहीं मिलेंगे, उनका एक प्रतिनिधि मंडल मिलेगा जिनमें वो शांति धारीवाल और महेश जोशी वगैरह जाके मिले और उन्होंने 3 जो शर्तें रखी कि इन शर्तों के आधार पर ही आगे का जो है एक रोड मैप तैयार होगा। तो वो कहीं न कहीं अशोक गहलोत के बगैर जैसे पत्ता नहीं हिलता नहीं, वैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई थी। तो संकेत कहाँ से आए थे, क्यों इन लोगों की इतनी हिम्मत हुई कि वो आला कमान तक अपनी बात को इस तरह से आंख दिखाने वाली स्थिति में करे? लेकिन दरअसल
दरअसल मामला अब ये है कि अशोक गहलोत अगर अध्यक्ष बनते हैं, पहली बात तो जैसी कि मीडिया में भी आ रही है, खबरें इस तरह की आ रही है कि अशोक गहलोत हो सकता है कि साइडलाइन या बाहर कर दिए जाए अध्यक्ष की रेस से। कारण ये है कि जब आला कमान के सामने इस तरह की चुनौती हुई और जो किरकिरी पूरे देश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो मैसेज गया, उससे वो बहुत आहत हुए हैं, पहली बात। दूसरा कि अगर अशोक गहलोत अध्यक्ष बनते हैं तो वो किस हैसियत से जो है अपनी एक जो प्रभावी। तीसरा ये कि इस घटना ने यह भी बता दिया, आला कमान के लिए भी एक संकेत है कि अशोक गहलोत रबर स्टाम्प की तरह से अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि अशोक गहलोत के एक्शन ने दिखा दिया कि वो शांत हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं, लेकिन रबर स्टैंप नहीं बन सकते। और लोकतांत्रिक ढांचे के तहत अगर किसी पार्टी का निर्माण हुआ है और वो पार्टी देश की सबसे मजबूत, अगर संगठन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पार्टी रही है, और जनाधार सिकुड़ गया, संगठन कमजोर पड़ गया, उसके कई कारण हो सकते हैं, उसका डिबेट और डिस्कशन अलग है। सवाल यह है कि रबर स्टैंप बन करके वो काम करेंगे नहीं, और हाई कमान की चाहत अंदर खाते यही थी, क्योंकि वो हमेशा से कांग्रेस का सिपाही करते अपने आप को साबित करते रहे हैं। सवाल यह है उमंग, कांग्रेस का सिपाही तो गजब का तेवर दिखा गया, अब ऐसे में अगर इनको साइड लाइन किया जाता है, क्योंकि हमारे आकलन के मुताबिक अगर अशोक गहलोत के हिसाब से बातें नहीं हुई तो अशोक गहलोत गुलाम नबी आजाद की राह पकड़ने जा रहे हैं। दिवाकर जी, अभी के सिनेरियो के हिसाब से ऐसा लगता नहीं है कि अशोक गहलोत गुलाम नबी आजाद की राह पकड़ सकते हैं। और जहां तक आपने एक वफादार सिपाही की बात कही, तो हालांकि माना अभी तक तो जाता था कि गहलोत आला कमान के कांग्रेस के वफादार सिपाही हैं, लेकिन अगर इस एपिसोड की अगर हम बात करें जो पिछले 2 दिनों में घटित हुआ है, आला कमान की तो यहाँ पर फजीयत साहब दिख ही रही है, लेकिन गहलोत साहब की स्वयं की प्रतिष्ठा पर भी ऐसा लगता है कि जबरदस्त कलंक लगा है, क्योंकि उनकी इमेज हमेशा से गांधी परिवार के सबसे विश्वस्त और वफादार सिपाही की होती है। लेकिन वफादारी एक ऐसी चीज है जो सालों से गहलोत साहब ने बनाई है, लेकिन इन 2 दिनों में वो वफादारी की कुर्सी भी हिलती हुई दिखाई दी, क्योंकि उनकी खुद की कुर्सी पे एक तरीके से हम कह सकते हैं दबाव आ गया था। और जब कुर्सी किसी की छिनती है तो मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छे अच्छों की वफादारी भी डगमगाने लग जाती है। और अगर कुर्सी और गहलोत साहब के साथ में, जो मैं वापस इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, गहलोत के साथ में जो संख्या बल है, कहीं ना कहीं आला कमान इस बारे में मजबूर है कि वो चाहकर भी बहुत बड़ा एक्शन नहीं ले सकते। और शायद यही वजह है कि गहलोत साहब G23 के नेताओं की तरह या गुलाम नबी आजाद की तरह अलग से पार्टी बनाने का अभी तो रिस्क नहीं ले सकते। और इसके पीछे मेरी एक बहुत बड़ी वजह मेरी ये भी हो सकता है, मैं गलत भी हूँ, वैभव गहलोत साहब आरसीए के अध्यक्ष हैं अभी इस समय, और आज ही उनका आरसीए के अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन भी हुआ है। हालांकि उनके खिलाफ भी एक और जना खड़ा तो हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नहीं चाहेंगे कि वो राजस्थान की कुर्सी छोड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं पुत्र मोह भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। दिवाकर जी, बहुत महत्वपूर्ण बात उमंग ने बताई कि आरसीए के अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत ने नामांकन कर दिया है। कोई रोक नहीं लगा सका और कोई दबाव नहीं। इसका मतलब है रमेश पुरोहित जी कि अशोक गहलोत जान रहे हैं कि आला कमान नाराजगी दिखा तो रहा है, लेकिन उनके औरा के सामने आला कमान मध्यम मार्ग अपनाने को मजबूर हो जाएगा। और शायद यही कारण है कि उमंग को ऐसा लगता है कि गुलाम नबी आजाद के राह पर चलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अशोक गहलोत इस तरह से राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस के पर्याय बन चुके हैं कि उनके खिलाफ कुछ भी बड़े कदम नहीं उठाए जा सकते। क्या कहना है आपका? बिल्कुल दिवाकर जी, अशोक गहलोत की जो राजनीतिक जो धरातल है इतना मजबूत है कि कितने भी तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, वो उसको डिगा नहीं सकती, हिला नहीं सकती, पहली बात तो। और एक लंबा इतिहास है, जैसा कि पहले उमंग ने भी बताया कि परसराम मदेरणा हो, सीपी जोशी हो या और कोई नेता हो, जिनको साइडलाइन करने की कुव्वत उन लोगों ने भी। एक बार मैं तो एक छोटा सा उदाहरण दे दूं कि सीपी जोशी जब केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, उस समय उनके मुंह से कहीं निकल गया कि मैं
मैं कोलैबोरेटर नहीं हूँ। जब वो सीएम बने थे अशोक गहलोत तब, तो वो जो कोलैबोरेटर नहीं हूँ उस समय भी अशोक गहलोत शांत रहे और करीब 3.5-4 साल के बाद में उदयपुर में ही जाकर के उन्होंने इसका एक जवाब दिया। 4 साल और 40 साल की राजनीति में बहुत अंतर होता है। तो संकेतों के माध्यम से कहा जाए तो अशोक गहलोत अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को किस तरह से साइडलाइन करते हैं वो उनको आता है। कारण यह है कि एक 24 घंटे की राजनीति की बात होती है, जैसा कि नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है कि वो 24 घंटे राजनीति में ही उनका जो है दिमाग चलता है और वो काम करते हैं। तो लिहाजा अशोक गहलोत भी उसी श्रेणी के, उसी लाइन के नेता है जो कि राजनीतिक क्या कहने चाहिए रास्ता किधर जाएगा वो तय भी वो खुद ही करेंगे इस लाइन के आधार पर होते हुए। और पिछले कई ऐसे अवसर आए हैं जब उन्होंने अपनी राजनीतिक कुशलता से बड़े बड़े जो कांग्रेसी, जो कहना चाहिए कि कांग्रेस के अंदर जो सेटबैक हुआ उनको दूर करने में, उनको सेटल करने में अशोक गहलोत ने अपनी प्रभावी भूमिका निभाई है। लेकिन कई बार गुजरात का उदाहरण देता हूँ कि पिछले गुजरात के विधानसभा चुनाव के समय में उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस को सत्ता के किनारे तक लेके आ गए थे, तो वहां पर भी कुछ नेताओं की बदजुबानी के कारण से सेल्फ गोल हुआ। तो सेल्फ गोल के कारण से गुजरात की जो सत्ता है वो उनके हाथ से चली गई। इसी तरह का एक एपिसोड जो पिछले 24 घंटे 48 घंटे में हो रहा है, कहीं कांग्रेस सेल्फ गोल करने में जो है कि परफेक्ट, जो कहते हैं ना परफेक्शन, बिल्कुल कहीं परफेक्शन तो नहीं है कि सेल्फ गोल कर दिया उन्होंने। बाकी राजनीति 4 दिन पहले तक तो ठीक ठाक चल ही रही थी। ऐसा क्या हो गया कि अजय माकन को किसने बताया कि वो एक लाइन का प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, या सचिन पायलट के नाम पर आला कमान जो है फिक्स हो रहा है। कहीं पर भी किसी तरह की कोई सुगबुगाहट तक नहीं थी। लेकिन जब उनको लगा कि कहीं न कहीं अगर बदलाव होगा, सीपी जोशी यानी क्या नाम से सचिन पायलट अध्यक्ष सीएम की कुर्सी पे बैठेंगे, तो उन कांग्रेसी नेताओं का क्या हाल होगा, उनका राजनीतिक भविष्य किस तरफ जाएगा, ये निश्चितता ने ये एपिसोड करवा डाला जी। दिवाकर जी माफ कीजिएगा, रमेश जी को मैं बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा। जरूर जरूर की इन्होंने बात करी तो एक पॉइंट मेरा ये भी है कि अजय माकन काफी लंबे समय से राजस्थान के प्रभारी हैं और पिछले कुछ महीनों से कहीं ना कहीं राजस्थान की आबोहवा की उन्हें पूरी जानकारी है। तो अभी तक हम सिर्फ गहलोत साहब और उनके गुट को ही दोषी मान रहे हैं, लेकिन अगर एक पॉइंट हम यहाँ पर देखें तो कहीं ना कहीं गलती अजय माकन से भी हुई। और प्रभारी महासचिव होने के नाते अजय माकन की बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो पहले आके विधायकों से और बड़े नेताओं से पहले बात करते, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेते और उसके बाद जो भी उनका निर्णय था, शायद हो सकता था कि इतना बड़ा बवाल उस पर नहीं होता। लेकिन विधायकों की नब्ज उन्होंने टटोली नहीं। कई घंटों तक वो 5 सितारा होटल में व्यस्त रहे और राजस्थान की राजनीति और कांग्रेसी विधायकों के मिजाज के बारे में पहले से पता होने के बाद इस तरीके का जो शगुफा यहाँ पर खेला गया, कहीं ना कहीं उसमें एक छोटी सी गलती अजय माकन साहब से भी जरूर हुई है। उमंग, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं कि पर्यवेक्षक भी परंपरागत तरीके से इतने बड़े तूफान की आहट को भांप ही नहीं पाए और ये स्थिति हो गई कि सब कुछ सार्वजनिक हो गया। सवाल ये है उमंग, नटसेल में अगर हम बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से और बेबाक टिप्पणी आप कर रहे हैं। सवाल ये है कि फिर सचिन पायलट का क्या होने जा रहा है और अशोक गहलोत का क्या होने जा रहा है? दिवाकर जी, जहां तक मेरे को लगता है कि सचिन पायलट इस समय सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति में, क्योंकि संख्या बल उनके पास नहीं है और दूसरी पार्टी या फिर साफ तौर पर अगर मैं कहूं तो बीजेपी ज्वाइन करने की अभी वो बिल्कुल स्थिति में नहीं है, क्योंकि बीजेपी भी इतने कमजोर नेता को तो नहीं लेना चाहेगी जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समय उन्होंने किया। सिंधिया साहब के पास में संख्या बल था। सीधी सारी बात दिवाकर जी आपको भी पता है और रमेश जी भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि संख्या बल अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जिसके पास संख्या बल नहीं है, सिर्फ भीड़ जुटाना मकसद नहीं होता, उस भीड़ को वोट में तब्दील करना भी एक बहुत बड़ी बात है। नो डाउट सचिन पायलट साहब जहां पर भी जाते हैं भीड़ जरूर आती है, लेकिन वो भीड़ वोट में तब्दील होगी कि नहीं होगी इसकी गारंटी खुद सचिन पायलट साहब भी नहीं ले सकते। और अगर इसकी गारंटी वो लेते तो वो आज तो क्या, वो बहुत पहले मुख्यमंत्री बन चुके होते। और अशोक गहलोत का क्या होने जा रहा है? गहलोत साहब का मेरे को लगता है कि एक्शन तो आलाकमान को जरूर लेना पड़ेगा और वो 2-3 नेताओं के खिलाफ एक्शन जरूर लेंगे। वो एक्शन कितना सख्त होता है, कितना सख्त नहीं होता, ये आने वाला वक्त बताएगा। और गहलोत साहब मेरे को ऐसा लगता है कि वो सीएम की कुर्सी ही ज्यादा उनके लिए ठीक होगी बजाय राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद।
मतलब आप ये कह रहे हैं उमंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद उनको नहीं दिया जाएगा, उसके लिए नॉमिनेशन से भी रोका जाएगा और उनको सीएम बना रहने दिया जाएगा, यही कह रहे हैं उमंग आप? बिल्कुल बिल्कुल दिवाकर साहब, मेरे हिसाब से यही होने वाला है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए धीरे धीरे अब आ रहे हैं। और पहले जहां पर सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत, शशि थरूर का ही नाम था राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए, अभी कई नाम और आ गए हैं, जिनमें केसी वेणुगोपाल राव भी है, पवन बंसल साहब का नाम अभी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आया, वो सोनिया गांधी से मिले भी हैं, शशि थरूर तो है ही सही। तो अब जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए कई और नाम आ रहे हैं, ऐसे में मेरे को लगता है कमलनाथ का भी नाम आगे आ गया। खैर, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप उमंग। रमेश से हम ये बात पूछ लेते हैं। रमेश जी, उमंग ऐसा मानते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की कि क्यों अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना रहने दिया जाएगा। सवाल यह है कि अगर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहे तो उन्होंने एक साफ संकेत दे दिया है कि हाई कमान का मतलब, राजस्थान के राजनीति के संदर्भ में मैं कह रहा हूं, हाई कमान का मतलब कुछ नहीं, यह संकेत जाएगा। और क्या हाई कमान यह संकेत देने के लिए तैयार है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अशोक गहलोत जिस तरह से अभी पिछले 24-48 घंटों की जो घटना में एक तरह से आला कमान को यह संदेश देने की कोशिश की है कि वो चाहे सीएम पद पर रहे या, अच्छा सीएम पद की जहां तक की बात है तो वो फ्री हैंड से ही रहे हैं। चाहे उनका दूसरा जो कार्यकाल रहा, पहले कार्यकाल की मैं बात नहीं कर रहा, सेकंड कार्यकाल और ये तीसरा कार्यकाल जो अभी चल रहा है इनका, उसमें भी वो फ्री हैंड से ही उन्होंने काम किया, कहीं पे वही आला कमान की किसी स्तर पर कोई दखलंदाजी नहीं हुई। अब जबकि यह जो घटनाक्रम हुआ है और जो हमारे मित्र उमंग जो बता रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि सचिन पायलट का बीजेपी का जो प्रेम है वह अब आकर के उस लेवल तक पहुंच जाए। कारण मैं साफ स्पष्ट बता दूं कि बीजेपी भी लगातार सचिन पायलट को लेकर के सॉफ्ट कॉर्नर है, वो लगातार कहती आई है कि सचिन पायलट के साथ में रमेश जी हमेशा गड़बड़ हुआ है। तो मेरा तो छोटा सा आकलन, हालांकि राजनीति किस रूप में कहां पे बदलती है क्योंकि संभावनाओं का खेल है, तो हमें आसाम की घटना को भी नहीं भूलना चाहिए जहां पर हेमंत बिस्वा कांग्रेस के कद्दावर नेता के रूप में वहां पर प्रतिष्ठापित थे, लेकिन राहुल गांधी के कार्यशैली या कार्यकलाप को लेकर के वो नाखुश बताए जा रहे थे और उन्होंने ऐसा पलटा मारा कि वो आज बीजेपी के वहां पर सीएम है। तो कहीं ना कहीं मेरे को भी ऐसा लगता है कि आसाम की घटना यहाँ पर न घटे, इसकी संभावना हालांकि कम लगती है, चूंकि सचिन पायलट बहुत खामोशी से, पिछली बार जब मानेसर की घटना हुई थी तब भी वो ज्यादा मुखर होकर के नहीं, मैं वही तो आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं। अशोक गहलोत, जैसा कि उमंग ने कहा, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहने दिए जाएंगे, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल सही कह रहे हैं उमंग का एनालिसिस बिल्कुल सही है कि अगर मैं बता रहा हूं आपको कि अब चूंकि कांग्रेस में दो धड़े साफ स्पष्ट सामने आ गए हैं, अशोक गहलोत प्लस सचिन पायलट का, तो अगर अशोक गहलोत यहाँ पर सीएम रहते हैं, कंटिन्यू उनको रखते हैं, तो फिर सचिन पायलट का क्या होगा, उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा? क्योंकि वो तो अच्छे खासे पहले अध्यक्ष पद पर भी थे और उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं तो वो जो मानेसर वाली घटना है उसका जो दंड मिला वो सचिन पायलट को भुगतना पड़ा। तो क्या आप ये मानते हैं कि सचिन पायलट को फिर शांत करा दिया जाएगा, उनको चुप रह करके पार्टी में काम करने? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि इस बार वो शांत होगी। आपकी बार में जब आर पार की जो लड़ाई जो पिछले 24-48 घंटे से चल रही है उसमें कहीं न कहीं अगर सबसे ज्यादा अगर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा तो सचिन पायलट को करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो उनकी हैसियत नहीं रही जो मानेसर कांड से पहले की रही है। उस समय वो अध्यक्ष पद पर भी थे और कहना चाहिए कि उप मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन उसके बाद में वो जो दोनों पद थे वो उनके हाथ से चले गए। अब सिर्फ वो एमएलए हैं और अब एमएलए रहते हुए अगर वो नेक्स्ट जो है चुनाव में जाएंगे तो उनका क्या जो राजनीतिक भविष्य रहेगा यह भी कोई आकलन नहीं कर सकता। ये हो सकता है आपने जो आकलन किया, रमेश जी मैं रोकना चाहूंगा, आपने जो आकलन किया उसके मुताबिक तो अब सचिन के पास विद्रोह के अलावा कोई चारा ही नहीं है। बहुत कम ऑप्शन बचा उनके पास में कि वो अब क्या करेंगे। या तो आला कमान जो बैलेंस चेक और बैलेंस की जो बात कही जा रही है, सचिन पायलट को वो सेंटर में ला करके इस तरह का कोई उनको मतलब उसके सम्मान सहित तो वापस उनको
कहे, या फिर राजस्थान की राजनीति में अब उनके लिए कोई ऑप्शन बचा नहीं, क्योंकि अध्यक्ष पद उनसे होगा नहीं, और दूसरा की सत्ता क्या जो केंद्र जो होते थे वो उनके पास में रहा नहीं। तो अब उनके पास में बहुत कम विकल्प है कि वो क्या करें। अगर इस बार भी वो मुख्यमंत्री पद से अगर वो नहीं आते हैं तो फिर जो बार बार जो सवाल उठाया जा रहा है कि कौन सा जो रास्ता निकलेगा, कौन सा जो है मध्यम मार्ग निकलेगा, वो मध्यम मार्ग की संभावना है मेरे को नहीं लगता है कि अब होने वाली है। क्यों कि ये तो आर पार की लड़ाई वाली स्थिति हो गई कि एक तरफ वो है, एक तरफ ये है। आप देख लो कि आला कमान कहाँ पे किस तरह का, अगर वो सचिन पायलट के अगर पक्ष में फैसला लेता है तो अशोक गहलोत गुट नाराज होगा, निश्चित रूप से होगा। और अगर अशोक गहलोत की ताजपोशी यहाँ पर रख करके सचिन पायलट को अगर इग्नोर किया जाएगा तो सचिन पायलट के राजनीतिक भविष्य और उनके सम्मान, जिसकी हम बात कर रहे हैं आत्मसम्मान की, उसका क्या होगा। क्योंकि मानेसर कांड के बाद में उनके साथ में जो हुआ वो पूरी दुनिया जानती है, कांग्रेस पूरा जानता है। बिल्कुल रमेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आप दोनों के एनालिसिस से ये साफ नजर आ रहा है, जो आकलन आप कर रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान के लिए इधर कुआं उधर खाई, कांग्रेस के पास विकल्प नहीं बचा है। और आप दोनों ने जो अभी तक बात कही उसके मुताबिक एक को खोना पड़ेगा, या अशोक गहलोत या सचिन पायलट। उमंग, क्या कहना चाहेंगे आप? अशोक गहलोत को ये इग्नोर नहीं कर सकते राजस्थान की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति उमंग, में। क्यों कि 2 दिन पहले जब नहीं, रमेश जी मैं आपके यहाँ रोकना चाहूंगा। उमंग, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं भी रमेश जी से कहीं ना कहीं एग्री करता हूं कि अशोक गहलोत को तो आलाकमान खोना नहीं चाहेगा। और बात जहां तक सचिन पायलट साहब की, हालांकि ये कहना भी बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी। मेरे को ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस आलाकमान के भले आदेश के अनुसार या अपने स्वयं विवेक के अनुसार सचिन पायलट साहब भी वेट एंड वॉच की स्थिति में, और इन केस की बात है अगर आलाकमान बहुत ज्यादा सख्त होता है, जो कि अभी के हिसाब से होता हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन अगर सख्त होता है, सचिन पायलट को आगे करता है, तो जाहिर सी बात है गहलोत गुट विद्रोह जरूर करेगा। और अगर गहलोत गुट विद्रोह किया तो फिर गहलोत साहब अपने इन साथियों को जो उनके लिए हाईकमान से लड़ गए हैं उसके लिए एक रास्ता, एक रुख अख्तियार कर सकते हैं ना। उसके बाद में दिवाकर जी मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि फिर गहलोत साहब के पास कुछ बचा रहेगा। जी मैं यही बात तो कह रहा था। आप दोनों ने वहां के सूरत-ए-हाल और वस्तुस्थिति पर अपनी राय रखी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने महत्वपूर्ण तथ्य पर और घटनाक्रम पर तथ्य परक जानकारी आप हमारे तक भेजते रहे और हमसे बात की। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरीके से दो पत्रकारों का ये एनालिसिस है और जो घटनाक्रम चल रहा है उसके मुताबिक अशोक गहलोत ने जो ताकत दिखाई है, हाईकमान ताकत को देख करके अंदाजा लगा चुका है कि अब अशोक गहलोत को इग्नोर करना नामुमकिन है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन फिर सचिन पायलट क्या करेंगे, क्योंकि स्वाभिमान और आत्मसम्मान के साथ सचिन पायलट समझौता नहीं कर सकते। उन परिस्थितियों में अगर हाईकमान अपनी ताकत दिखाने की बात करता है तो फिर अशोक गहलोत गुट के खिलाफ कुछ कार्रवाई करेगा और उन स्थितियों में अशोक गहलोत अपने इन समर्थकों का या बलिदान चढ़ाएंगे या उनके लिए एक रुख, एक रास्ता, एक राह अख्तियार करेंगे। और एवी स्टार न्यूज की परख यही कहती है कि अगर हाईकमान ने कोई बड़ा डिसीजन लिया तो इधर कुआं उधर खाई, या तो सचिन को खोना पड़ेगा या उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खोना पड़ेगा। और उस स्थिति में अशोक गहलोत जब उस राह पर चलेंगे तो गुलाम नबी की राह पर चलते हुए वो कांग्रेस में G23 का दायरा इतना बड़ा कर देंगे कि फिर 2023 का राजस्थान मिशन और 2024 का लोकसभा अर्थात मोदी विजय रथ को रोकने का मिशन पूरी की पूरी तरह से धराशायी हो जाएगा। और शायद यही कारण है कि कांग्रेस हाईकमान के सामने इस समय चुनौतियां दिख रही हैं। क्या होगी वो चुनौती और उन चुनौतियों का सामना कैसे करेगा हाईकमान और अशोक गहलोत और सचिन पायलट, जो दो ध्रुव की तरह कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेताओं की श्रेणी में आ गए हैं, इनको मनाने में क्या कांग्रेस के पर्यवेक्षक और सोनिया गांधी, राहुल गांधी सफल होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल राहें आसान नहीं हैं। आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
खबर हमारी।